जय हिंद, मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं द खबर हरियाणा। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता डॉक्टर दलबीर, जिनकी राजद्रोह के मामले में जो है सजा हुई थी, वो जमानत पर है। हम इनसे जानते हैं कि इनका वो जेल का सफर वो कैसा था और ये धाराएं जो राजद्रोह की गंभीर धारा है ये उन पे क्यों लगी थी। लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं डॉक्टर दलबीर। नमस्ते जी। नमस्ते। जेल यात्रा, वो सबसे पहले तो ये बताइए कि राजद्रोह का जो केस था वो आप पे क्यों लगा? देखिए, बात ऐसे है, मेरी बेटी जैसी हो आप, तो हम किसान आंदोलन में शुरू से ही भाग ले रहे हैं और संविधान के तहत हमारे को सभाकरण का, आंदोलन करण का, अपने हकों की लड़ाई, अपनी मांग रखने का हक हमें संविधान ने दिया है, तो उसके तहत हम करते हैं। जब सरकार हमारी एक भी नहीं सुनती और सरकार बार बार हमारे ऊपर लाठी चार्ज करती है, तो उस दौरान हमारे पास भी मीडिया, सोशल मीडिया पहुंचती है और गुस्से में हमारे से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मान लिया कुछ गुस्से में अपशब्द निकल भी जाते हैं, भावुक हो जाता। किसान बड़ा बड़ा है, किसान इतना समझदार नहीं होता। और फिर मान लो मर्यादा रख भी ले, ये किसान हर रोज थोड़ा ही बोलता है, तो जो हर रोज एक्सपर्ट होते हैं बोलने वाले, वो तो इस बात का ख्याल भी रख लेते हैं, लेकिन किसान को तो मौका ही आंदोलन के दौरान ही बोलने का मिले है। तो अगर इतने जुल्म ना करे सरकार, तो किसान भी सरकार के प्रति इतने कड़वे शब्द नहीं बोल रहे, तो फिर भी गुस्सा में निकल जाता है। तो वो कड़वे शब्द, जिनका शब्दों पर अगर केस भी बनाना चाहे सरकार, तो 506 का, 500 का, 294 का केस बनता है। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने, इस फांसीवादी सरकार ने, इस मनमानी सरकार ने, इस टोटलिटेरियनिज्म सरकार ने देशद्रोह का, राजद्रोह का केस बना के और मेरे को अंदर डाल दिया जेल में। अभी 2.5 महीने में मैं कल ही जेल से रिहा होके आया हूँ और मेरी जमानत भी हाई कोर्ट से हुई है। और इस बीच में एक जिनसे मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस से हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने आज इस दुख की घड़ी में, इस किसान की पीड़ा में, किसान का जो साथी बना वो, किसान का सारथी बना वो, किसान का हमदर्द बना वो, किसान का दोस्त बना वो, और किसान के दुख को और पीड़ा को अपनी दुख और पीड़ा समझी। आज उस कांग्रेस के नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनसे एक और प्रार्थना और गुजारिश करता हूं, वो भविष्य में भी किसानों का हमदर्द और साथी बने। मेरे जैसे निर्दोष किसानों को ये तानाशाह सरकार फिर औरों को भी अंदर करेगी, ऐसी नहीं अभी ये मान जाएगी। तो उनसे यही प्रार्थना है, किसानों का साथ देते रहें और किसानों का दुख और दर्द को साझा करते रहें, ये प्रार्थना मैं उनसे करूँगा। कितने समय तक आप जेल के अंदर हैं? मैं अभी कल ही रिहा हुआ हूँ। टोटल दिन बैठते हैं 69 दिन बैठे हैं और 69 दिन में जैसे मैं जेल में रहा, जेल में भी जैसे पुलिस मेरे को लेके गई, थाने में नहीं लेके गई, जिस तरह से लीगल कार्रवाई बने इस तरह से नहीं किया गया। जैसे चोर दरवाजे से मेरे को लेके गए, मेरे को सीधा जेल में ही डाल दिया। और बात करी जावे यातनाओं की, तो सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जेल में यातना देने की। फिर भी जेल का जो प्रशासन था, लोकल प्रशासन था, वहाँ भी किसानों के बेटे थे जो मुलाजिम लगे हुए थे, उन्होंने बड़ी मेरी मदद करी, सहायता करी। उन्होंने जैसे पानी से मेरी सहायता करी, जोर कुछ चीज़ चाहिए उससे भी मेरी सहायता करी। लेकिन सरकार की नीयत बेहद खराब नीयत थी मेरे ऊपर और सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जेल के अंदर जैसे हमारे गांव में एक याद दिला दूं मैं आपको बात, 2020 में 2 नवंबर को गांव के बीच में पंचायत हुई थी पूरे गांव की, और पूरे गांव ने एक मत ध्वनि से, पूरी संपूर्ण सहमति से एक प्रस्ताव पास कराया था। उसमें ये कहा गया था, एक तो जो गोदी मीडिया है
जो मोदी ने कुछ चैनल खरीदे हुए हैं उसको गोदी मीडिया बोल रहे हैं, उस गोदी मीडिया का और जेजेपी का कोई भी वर्कर और नेता और एमएलए मंत्री और एक बीजेपी का और आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में मंत्री एमएलए हो, इनका इस पूरे गांव ने बहिष्कार किया था 2 दिसंबर 2020 को। और ये बहिष्कार ऐसा नहीं था भाई आंदोलन चलेगा इतने हैं या कुछ दिन के लिए है, ये आजीवन भविष्य में चाहे इनकी सरकार रहो चाहे ना रहो, चाहे ये मांगे मानो चाहे ना मानो, ये पाबंदी, ये बहिष्कार उनका इस गांव में अब भी है, तब का क्या और आगे भी चलता रहेगा। इतनी गंभीर धाराएं आप पे लगी हैं और आप जमानत भी हैं, जमानत पर आए हुए हैं और किसान आंदोलन भी चला हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए वो थोड़ी सी एक अधूरी बात रहेगी, जेल वाली में बता रहा था, इनके ऊपर जो गांव में पाबंदी लगाई हुई है इसके बावजूद भी जेल में सरकार ने 2 डेलीगेट्स मेरे पास भेजे जेल में, और वो एक बार नहीं कम से कम 3-4 दिन का बीचा दे के 2 बार मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे को लोभ लालच भी देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि आप किसान आंदोलन से दूर हट जाओ और आप कुछ समय के बाद आपको बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे और उसके बाद में आपने कोई लाभ का पद दे देंगे, आपके पास भी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। मेरे को खूब लोभ लालच दिया, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, अंग्रेजों के समय ये बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे ये अंग्रेजों से माफी मांग लेते थे और सजा से और यातना से बचने के लिए। मैं उन जैसा कतई नहीं हूँ। मैं राजा पोरस, भगत सिंह, उधम सिंह, महाराजा सूरजमल जिन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, मैं उनका वंशज हूँ। मैं पैसों से, पद से, लाभ से बिकने वाला और टूटने वाला और फूटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वीरों की संतान हूँ और वीरों जैसा ही मेरा नेचर और प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। इसलिए आप चले जाइए, मेरे से फिर गाली निकल जाएगी। एक केस आपने लगा के मेरे को भेजा है, जेल के अंदर फिर मेरे से गाली निकल जाएगी, तुमको भी फिर एक केस मेरे पे अंदर का लगवाओगे। इसलिए मेरे से मैं आधे जोड़ू, मेरे पास से चले जाओ। मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, बिकाऊ माल जहाँ हो वहाँ हाथ मारो तुम। मैं वीरों की संतान। एक तरफ आपने बात की कि भाई मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होऊंगा, बीजेपी वालों ने ये बोला। हाँ। दूसरी तरफ आपने रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के जो है तारीफों के पुल बांधे कि और वो किसान के हितैषी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसानों की हितैषी आज सरकार कौन सी हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का आपने नाम लिया, साथ ही साथ आपने बोला कि उन्होंने मुझे बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। तो आगे आने वाले टाइम में आप कौन सा दल जो है शामिल होंगे, कौन से दल में, क्या आप कांग्रेस में जाएंगे? देखिए बात रही राजनीति की, राजनीति में ना मैं पहले था ना शायद आगे होऊंगा। हाँ, रही वोट की बात, वोट मैं पहले इनेलो को देता था, उसके बाद इनेलो के 2 फाड़ होगी, एक ये लड़का दुष्यंत और एक अबे, और हम दुष्यंत ग्रुप में आगे थे। दुष्यंत को बिल्कुल भरपूर हमने समर्थन दिया, बिल्कुल भरपूर हमने वोट की। और जो जेजेपी पार्टी का एमएलए बनया है अमरजीत डांडा, अगर सही मायने में पूछे उसने कोई सुई का धागा भी नहीं देगा, अम्मा में सुई का धागा। वो तो हमारा जोश, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा जो नेचर था, हमारी जो मिलने की मिलनसार प्रवृत्ति थी, उसकी वजह से, हमारी मेहनत से, जुलाना से सीट निकाल के दी थी हमने और जेजेपी की वोट की थी मैंने। लेकिन मैं ज़्यादा सक्रिय राजनीति में ना पहले रहा और ये बता दूं ना मैं आगे राजनीति करना चाहता। हाँ, किसान आंदोलन जो है, आंदोलनों की जो आवाज़ है,
जो गरीबों की और मजदूरों की जो आवाज़ है उसके साथ मैं हमेशा रहा हूं और आगे भी मैं हमेशा रहा हूं। एक और याद दिला दूं मैं आपको, मैं अब जेल में जो गया, ये बीजेपी वाले खुश हो लिए जेल में भेज के। जेल में मैं कोई पहली बार नहीं गया, इन्हें तो सोचा था ये दब जाएगा, डर जाएगा, जेल से आ करके घर चुपचाप बैठ जाएगा। मैं उनको याद दिला दूं, मैं तीसरी बार जेल गया हूं और तीनों बार सामाजिक कार्यों में जेल गया हूं। एक बार मैं 1996 में जेल में गया था, जब मैं कॉलेज के जो मुद्दे थे बच्चों के, वो मुद्दे उठाने के कारण जेल गया था। एक बार मैं 2002 में जेल गया था, जब शुगर मिल में गन्ना किसानों का जो मुद्दा उठाया था उसकी वजह से मैं जेल में गया था। आज किसानों का एमएसपी का मुद्दा है, 3 काले कानून हटवाने का मुद्दा है, आज इसके बाबत मैं जेल में गया हूं और मैं आज तक 7 गिरफ्तारियां दे चुका हूं और 26 मेरे ऊपर मुकदमे लग चुके हैं। बीजेपी वालों को इसलिए बता रहा हूं मैं, बीजेपी वाले, ताकि ये समझ लें भाई मैं इतना कमजोर और इतना अपरिपक्व नहीं हूं। रहे आप शब्द प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धमकाने का मेरे ऊपर जो आरोप है, भाई हमारे पास कोई लाठी नहीं, बंदूक नहीं, हम कैसे धमका सका? हम तो संविधान के तहत कुछ गुस्से में कोई अपशब्द निकल गया, रोन का, संविधान ने तो हमें चिल्लान का, रोन का जो दे रखा है अधिकार, बस रो और चिल्ला सका। हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो सरकार के पास है, लेकिन ये इतनी निहायत तानाशाह सरकार है, फिर भी छोटी छोटी बातों के पीछे लोगों को जेल में डाल रही है। आपने कहा कि अपनी बात रखने का जो है सबको अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है सबको। तो जो ये बीजेपी नेता है, जो जेजेपी नेता है, कार्यकर्ता हैं, अपनी कहीं पे मीटिंग रखते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो ये अधिकार उनका भी, तो इसका हनन क्यों किया जाए? हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर सदस्य को है जो भारत का नागरिक है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सरकार और इस सरकार के मंत्री और एमएलए और कार्यकर्ता और संगठन के जो संगठन करता है, वो नैतिक आधार पे ये अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने बढ़ने से पहले कहा था हम मजदूरों का ख्याल रखेंगे, हम किसानों का ख्याल रखेंगे, हम छोटे बड़े लोगों का ख्याल रखेंगे, हम कमेरा वर्ग का, हम ठठेरा वर्ग का, हम व्यापारी वर्ग का, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, हर किसी का हम ख्याल और ध्यान रखेंगे। ऐसी पॉलिसियां रहेंगे सबका कल्याण हो। ये ना तो आज तक ऐसी पॉलिसियां ले सके और ना किसी का ध्यान रखा, बल्कि ये गरीबों की पिटाई करते हैं, मजदूरों के सर फोड़ते हैं, किसानों पर लाठियां भेजते हैं, आंसू गोश के गोले फेंकते हैं, कभी वो पानी वाले टैंक मरवाते हैं, कभी ये गोली मारते हैं, कभी ये छोटी मोटी बातों के देशद्रोह के केस बना करके जेलों में डाल देते हैं। नू बताइए अपनी बात पे कहाँ है? इन्होंने लोगों को बरगला करके वोट ले ली और जो इनकी पॉलिसी बताई थी, नीति बताई थी, जो भविष्य का विजन बताया था, जो सपना दिखाया था, उसमें खरे नहीं उतरे। इसलिए नैतिक आधार पे ये इस चीज को खो चुके हैं। इन्होंने ठीक है, राज में है, चंडीगढ़ बैठ के राज भोग लो या अपने घर बैठ के राज भोग लो, ये समाज में, गांव में पंचायत करण के काबिल या सभा करण के काबिल नहीं है। नैतिक आधार से इन ये बिल्कुल सारा सिस्टम खो लिया है। इसलिए सारा समाज, चाहे वो उसमें मजदूर हो, चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें नौजवान हो, चाहे उसमें बेरोजगार हो, इसमें सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और जो कुछ मेरे भाई हैं जो हरियाणा से या पूरे हिंदुस्तान से, जिनको आज तक थोड़ा इन कानूनों के बारे में कम पता था, आज उनको भी धीरे धीरे पता लग रहा है, उनको भी समझ में आ रही है भाई सरकार तानाशाह है, टोटलिटेरियनिज्म लाना चाहे है और एक छत्र राज करना चाहे है, इस देश को मुट्ठी में लाना चाहे है, 2 मैन आर्मी या बनाना चाहे है। और इस भारत माता की जो छाती पे ये दो शिकारी कुत्ते बैठे हैं और इस हरियाणा की छाती को जकड़े हुए जो ये यूनानी कुत्ता बैठा हुआ है, इनकी मैं आंख खोल देना चाहता हूं। ये जो भारत की जनता है, ये गरीब चाहे भलाई ही हो, इसका शोषण चाहे भलाई होता रहता हो, लेकिन ये एक छत्र राज आपको करने नहीं देंगी।
एक छत्र राज बिल्कुल कतई भी आपको करने नहीं देंगी। चाहे इनको आंदोलन की जगह अपना खून बहाना पड़े, चाहे छाती पे गोलियां खानी पड़े, ये बिल्कुल भी एक छत्र राज नहीं करने देंगी। ये सपना छोड़ देना चाहिए। इन जो दिल्ली में बैठे हुए जो तानाशाह हैं, जो अपने आप को रूस के तानाशाह के बराबर और चाइना के तानाशाह के बराबर या उनसे भी आगे होड़ में भाई आगे निकलना चाहते, इस तरह का इनको मैं समझा दूं। नीदरलैंड है, लक्समबर्ग है, नॉर्वे है, वहाँ सोशलिज्म है, सोशलिज्म है। वहाँ गरीब का बेटा भी वही पढ़ेगा जो अमीर का बेटा पढ़ेगा। गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, अमीर का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, टीचर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा। वहाँ जो मेडिकल सिस्टम है वो सबके लिए एक जैसा है, एजुकेशन सिस्टम सारा सबके लिए एक जैसा है। कोई सरकार में बैठा हुआ कोई गलत पॉलिसी बनाता है, गलत पॉलिसी का उपयोग करता है, उसको पब्लिक हटा देती है। इस तरह का सोशलिज्म की आज देश में जरूरत है। कैपिटलाइजेशन की, मार्क्सवादी की या फांसीवादी की या टोटलिटेरियनिज्म की, इन तरह की चीजों की इस देश में जरूरत नहीं है। और ये सपना अपने दिमाग से वो जो दिल्ली बैठे हुए तानाशाह हैं वो बिल्कुल आंख खोल के कान खोल के सुन लें। ऐसा बिल्कुल भी हिंदुस्तान की जनता नहीं होने देगी, कतई नहीं होने देगी। आपने बात की कि बहका कर जो इन लोगों ने वोट ले लिए, और थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही थी कि जो अमरजीत डांडा है जो यहाँ के एमएलए हैं, उनको कोई सुई का धागा भी ना दे, तो आप लोगों ने उसको वोट कैसे दे दी? उसको वोट इसलिए दी थी, उसका एक कारण था। जब इनेलो से पहले हमारे पास ताऊ देवीलाल जी थे जो पूरे हिंदुस्तान में ताऊ के नाम से विख्यात हैं, और ताऊ देवीलाल ने सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी इस प्रदेश में। आज भी सभी को पता है, आज एक वृद्ध आदमी, एक वृद्ध औरत, एक अपंग औरत, एक विधवा औरत आज पेंशन का लाभ ले रही है। आज उसको 2,500 रुपये जो मिल रहे हैं, जो पीछे हुड्डा साहब ने 1000 कर दिए थे, फिर धीरे धीरे 2.5 पे आ गई, वो 100 रुपये की पेंशन ताऊ देवीलाल शुरू करके गए थे। उसके बावजूद आपको नहीं पता होगा, आप तो बेटी शायद आपने पढ़ भी लिया हो, इतिहास पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने भी पता चल गया हो। रेडियो पे टोकन था, साइकिल पे टोकन था, ट्रैक्टर पे टोकन था, भाई जो ये कच्ची रेडी जो ऊंट रेडी होती थी उस पे भी टोकन था, और वो इंस्पेक्टरी जो टैक्स था वो सब देवीलाल जी बंद करा के गए थे। एक सिपाही से पूरा गांव डरता था। ये भी देता देवीलाल ने दिल खोला था लोगों का, सिपाही के लिए तुम नहीं हो, सिपाही तुम्हारे लिए है। डरने की जरूरत नहीं है, अपने हकों को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो और हक से और बिल्कुल उत्साह से अपनी बात रखो। कहीं भी डरने की, ये जो डर था प्रशासन का, ये भी ताऊ देवीलाल खोल के गए थे। तो इनकी ऐसी ही छवि हमने देखी थी जो अजय का लड़का है दुष्यंत में, भाई ऐसा ही निकलेगा। तो इस तरह पे हम दुष्यंत के साथ चले गए। तो दुष्यंत के साथ चले गए तो हमने खूब संघर्ष किया, मेहनत की, और उस संघर्ष और उस मेहनत से हम 10 सीटें लेके आए। और 10 सीटें लेके आए तो उचाना में भी दुष्यंत ने ये पूछा कि भाई मैं कहाँ जाऊं, अब कांग्रेस में जाऊं, बीजेपी में जाऊं, कहाँ जाऊं, अलग बैठूं, इस तरह का उसने पूछा। नहीं पूछना चाहिए था, तब भी कोई बात नहीं, उसने पूछ भी लिया। हमने एक ही बात कही थी, आवाज मार के, कम से कम भी 1.5 लाख आदमी वहां बैठे थे। भाई बीजेपी है तानाशाह, बीजेपी ने चूसा है गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का खून, और इसने खून के आंसू हमें रुलाया है। बीजेपी को छोड़ के चाहे आप कुएं में पड़ जाना, ये कहा था। फिर भी दुष्यंत ने उसी रात जाके न बीजेपी में समर्थन दे दिया। अब किसी के अंदर थोड़े बैठे हैं, किसी के अंदर की बात नहीं पहचान सकते। अब ये देख तो ये रहे थे ताऊ देवीलाल जैसा देवता इनके दिल में बैठा हुआ है। हमें क्या पता था इनके दिल में तो एक राक्षस बैठा हुआ है। जो दुष्यंत है उसके दिल में राक्षस बैठा हुआ है। किसी को पहले पता होता तो हम उसको भी छोड़ देते, या तो अलग पार्टी बना लेते, या फिर भी जैसी तैसी भी थी हमारी कांग्रेस थी उसको दे देते। लेकिन बीजेपी ने तो खून के आंसू रुलाए थे, उसी को उसने समर्थन दे दिया। और उसको समर्थन देने का मतलब हम तो ये समझा, ये जो दुष्यंत है ये भी राक्षस प्रवृत्ति का, जो इसके अंदर कुछ बैठा हुआ था, या उसकी टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति, उसकी वृत्ति
बिल्कुल कमजोर थी और वो लालची था, स्वार्थी था और उसने लालच और स्वार्थ में समर्थन कर दिया कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, मेरी मां मंत्री बन जाएगी, इस स्वार्थ में थोड़ा बहुत पैसा हम कमा लेंगे। अरे पैसा कमाने खातिर नहीं बनाया था, लोगों का दिल जीतने के लिए आपको बनाया था, कल्याणकारी योजनाएं लागू करवाने के लिए आपको बनवाया था। आज जो किसानों पर लाठियां चल रही है इसलिए आपको नहीं बनाया था, पीपली में सर फोड़े थे इसलिए नहीं बनवाया था, टिकरी बॉर्डर पे 1 साल हो गया बैठे हुए इसलिए नहीं बनवाया था, छोटी मोटी अपशब्द गुस्से में निकल जाए और आप देशद्रोह का मुकदमा बना के जेल में डाल दो, आपको इसलिए नहीं बनाया था। इस हरियाणा की जनता का जो बीजेपी खून चूस रही थी और उस खून को चूसण में आप भी शामिल हो जाओ इसलिए नहीं बनाया था। बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से हमने बनाया था, लेकिन वो ऐसा निकला ये अब हरियाणा की जनता देखेगी। अगर मेरा व्यक्तिगत पूछोगे मैं भी बीजेपी के पास, जेजेपी के पास भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, जेजेपी आरएसएस और बीजेपी पे तो हमारे गांव ने पहले ही बहिष्कार कर दिया है, गांव में भी नहीं घुस सकते हुए। अगर जबरदस्ती घुसेंगे, गांव ने एक प्रण ले रखा है, फिर भी उनके पास पुलिस फोर्स हथियार हैं, जबरदस्ती गांव में घुस भी सके हैं। लेकिन गांव क्या करेगा? गांधी जी का अपनाया हुआ जो असहयोग आंदोलन है, जब वो जबरदस्ती गांव में घुस भी जावे हैं तो गांव उनका बिल्कुल पूरी तरह से असहयोग आंदोलन छेड़ देगा गांव में। तब जब तक वो रहेंगे, चले जाएंगे, तब किसान अपने घरों में बैठ जाएंगे। दुष्यंत चौटाला के शब्द थे कि जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं ये राजनीति करने के लिए बैठे हैं, राजनीति में आने के लिए बैठे हैं, उनके इस बयान पर आप क्या कहें? अच्छा, राजनीति करने के लिए बैठे, 1 मिनट के लिए वैसे मान भी लो तो राजनीति करने। अरे मैं तो जेजेपी में था, दुष्यंत तेरे को बनाने वाला था, जुलाने तो एक डेलीगेट जिता के भेजा है, जब राजनीति भी करा थे तो तेरे काम आन दिया राजनीति। क्यों नहीं पीपली में जब सर फोड़े इस्तीफा दे के वहां आया? क्यों नहीं टिकरी बॉर्डर पर जब 3 महीने बैठे हो गए थे वहां आके बैठा? क्यों नहीं जेल में डाला? मैं जेल में आके मेरे पर माफी मांगी दुष्यंत ने। क्यों नहीं कहे अंकल जी मेरे पर गलती हो गई, से करूर और तानाशाह सरकार को समर्थन दिया गया, अंकल जी मैंने माफ कर दो, अरे भी यो रद्द करवाऊं, यो कानून भी 3 कानून भी, अगर नहीं रद्द करेंगे तो मैं वापस समर्थन लूं। आज भी मौका है, मैं ये भी यहाँ बैठा हूं इंटरव्यू पर, आज भी मौका दुष्यंत जी आके न माफी मांग लो, सारा समाज पे, सारे किसानों पे, मजदूरों पे माफी मांग लो। जय काले कानून उसके कहने से नहीं होंगे वापिस, मानते हैं नहीं होंगे उसके कहने से वापिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये, लेकिन वो अपना इस्तीफा ले सके है। फिर वो लोगों को एक और बात बहकाता है, अब ये जो मेरी पार्टी के दूसरे हैं 4-5 ये टूट के भाग जाएंगे, फलाना भाग जाएगा, दकड़ा भाग जाएगा। अरे उनको जाने दो, पढ़ने दो कुएं में। अरे तू तो कम से कम देवीलाल का पोता था, देवीलाल किसानों का मसीहा था, हमदर्द था, साथी था, दुख पीड़ा का भी साथी था, तो कम से कम देवीलाल के नाम पे तू तो अलग से बैठ जाता, इतना दुख नहीं होता। दुख इसलिए है देवीलाल के नाम से तो तेरे को वोट दी और आज तू हमारा खून चूसने में शामिल हो गया, इसलिए ज्यादा दुख है आज हमें दुष्यंत से भी। अब देवीलाल के ये शब्द थे कि अगर लंबी राजनीति में चलना है और अगर जो है आप सत्ता पक्ष में नहीं है तो आप विपक्ष में बैठ जाइए, तो आप लंबी राजनीति के घोड़े बनेंगे। तो अब जो है दुष्यंत का विरोध हो रहा है, वो बीजेपी में शामिल हो गया, आगे उसका जो राजनीतिक करियर है क्या लगता है आपको, उस पर ग्रहण लग चुका है? देखो जी, इनेलो को तोड़ के तो वो आया था, तो उसको तोड़ने से हमारी जो इनेलो थी वो तो एक किस्म का समझो जैसे किसी की दुकानदारी खत्म हो जाए तो ताला लग जाए, तो मेरे ख्याल में वहाँ तो यूँ ताला लगवाया था। और यहाँ इसने किसान और मजदूर की वोट लेके उनके खिलाफ चल के यहाँ भी इसने शायद ताला लगवाने का आगे से काम कर लिया है। भविष्य में इसको भी लोग ना वोट देंगे, ना प्यार देंगे, ना इसको गांव में घुसने देंगे, ना इसके साथ लगेंगे। बिल्कुल ये जैसे देशद्रोही होता है, देशद्रोही के समान मानता हूं मैं तो, क्योंकि ये किसान और मजदूर का साथी बनने का इसने वादा करा था और उनका जा बन बैठा दुश्मन, तो असली में देखा जाए तो देशद्रोह तो इसको बोलते हैं। बात करूं मैं आपकी, तो आप किसी पार्टी के साथ हैं या व्यक्ति के साथ, अगर आप अपना नेता चुनते हैं? अगर मैं अपना नेता चुनूं तो नेता तो बहुत पहले भी बहुत अच्छे हुए हैं और आगे भी शायद अच्छे होंगे। आज के परिवेश में अगर ये देखा जाए, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, वोट किसको करनी है। अब जेजेपी इनेलो तो पहले बंद होगी, जेजेपी और बीजेपी का सारा हरियाणा ने विरोध कर दिया। अब विकल्प बच गया हमारे पास, मायावती जी हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनमें से जो बढ़िया वादा करके आवेगी
और जिसका हमने ये जचेगा भाई, वादे तो बीजेपी ने भी बहुत किए थे, वादे तो जेजेपी ने बहुत, फिर बीजेपी ने वादा किया था तो बीजेपी को बनाया नहीं, सरताज पे बिठाया बीजेपी को, 2 बार सेंटर में राज दे दिया, 2 बार हरियाणा में दे दिया, लेकिन किया तो नहीं। अब प्रधानमंत्री कह रहे थे, दो या 3 बात मैं बीच में याद दिलवा दूं आपके। प्रधानमंत्री 2014 में कह रहे थे भाई मनमोहन सरकार आपको 1.25 करोड़ नौकरियां दे रही है हर साल, और इस देश की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है, ये 1.25 करोड़ नौकरियां बहुत थोड़ी हैं, इससे किसी का पेट नहीं भरने वाला, और मेरे को बनाओ, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियों को सृजन करूंगा। तो अब बताइए 7 साल हो चुके मोदी सरकार को, वो 1.25 करोड़ अच्छी थी और ये 6 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ पाया, हर साल 6 लाख नौकरियां दे पा रहे हैं मोदी। तो मोदी सरकार 6 लाख नौकरियां दे रही है हर साल, और मनमोहन सरकार 1.25 करोड़ नौकरियां दे रही थी, वो अच्छी थी, ये अच्छी हैं। 2 करोड़ चाहिए थी, हमने तो 2 करोड़ का जो सपना दिखाया था उस पे वोट दी थी हमने तो। फिर इसने कहा था जो बलात्कार और छेड़खानी के जो केस हो रहे हैं वो 1-1 लाख की संख्या में केस पहुंच जाते हैं। मेरी जनता, मेरे प्रियजनों, मेरे देशवासियों, भारत माता के बसिंदों, मैं ये जो छेड़छाड़ और बलात्कार की जो घटनाएं हैं इनको असल तो मैं बंद करवा दूंगा, अगर बंद नहीं करवा सका तो इनको संख्या में आधी जरूर करवा दूंगा। लेकिन शर्म की बात, पहले 1 लाख तक जो केस पहुंच जा कर दे, मनमोहन की जो यूपीए 1 थी उसमें केवल 55,000 केस थे, और जो यूपीए 2 थी उसमें 88,000 केस थे। शर्म की बात, इस मोदी सरकार का जो पहला सेशन था 5 साल का, 1,48,000 छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले, 1,48,000। इसने आंकड़े ये कहा था या तो लुप्त कर दूंगा आंकड़े या आधे कर दूंगा, इसने तो जो आंकड़े चल रहे थे इस सरकार ने तो वो आंकड़े डबल मारे, ठाके डबल। और एक और बता दूं इसके साथ साथ में, 1,48,000 जो छेड़छाड़ और रेप के मामले हुए, वो मामले जो समाज में घिनौने लोग हैं वो तो करते ही हैं, साथ में बीजेपी के वर्कर और लीडर भी करते हैं, उनके रिश्तेदार करते हैं। इन 1,48,000 केसों में 80% मामले बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जैसे अब योगी के रिश्तेदार थे, मंदिर में एक औरत का गंदे तरीके से रेप किया गया, वो योगी के रिश्तेदार थे। हाथरस में एक लड़की का किया गया, वो उसमें जो शामिल थे वो योगी के दूर के संबंधी थे। अब ये हरियाणा में देख लीजिए, पीछे जो बीजेपी का जो वो अध्यक्ष बोलते हैं ओम प्रकाश धनखड़, अब उसका लड़का चंडीगढ़ में, विकास की जरूरत तो थी हरियाणा में, विकास सारी सुभाष बराला, हाँ सुभाष बराला का लड़का, ओम प्रकाश धनखड़ नहीं सॉरी, सुभाष बराला का लड़का, जरूरत थी विकास की हरियाणा में, और विकास खंड दा भरिया चंडीगढ़ की गलियों में, और वो भी लड़कियों के पीछे। और वो तो शुक्र है वो लड़की किसी IAS ऑफिसर की थी, और जब वो गरीब या किसान की लड़की होती अब शायद हाथरस की तरह उसको भी पुलिस दफन कर चुकी होती। ये जो सारे मामले, अब और कोई बंदा किसी की हाथापाई हो जाए सरकारी कर्मचारी अधिकारी से, उसके लिए तो कहते हैं ये कुशासन है और ये और सरकारों की प्रवृत्ति से ये पैदा हुआ है। और विजय वर्गीय का लड़का मध्य प्रदेश में एक SDO को सरेआम सड़क पर थप्पड़ मार देता है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उस मामले को दबा लिया जाता है। इस तरह के जो 2014 में सपने दिखाए थे और आते आते आज 7 साल हो गए, एक भी सपना ये पूरा नहीं कर पाए। अब कैसे कहा ये बात पूरी तरह से इस सरकार को जो 2 बार हमने वोट दी वो बिल्कुल हमें बका के वोट ले ली। अब हम आगे इनकी बकाई में बिल्कुल आने वाले नहीं है। इन्होंने 70 सपने दिखाए थे, एक भी सपना ये पूरा नहीं कर पाए आज तक। किसान हितैषी का चोला पहनकर जो है नेता आपके बीच आते हैं, और या फिर उनके पूर्वज जो हैं वो उनकी छवि को साथ में लेकर आते हैं और आप उनको चुन लेते हैं भावनाओं में बहकर। आगे आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे उन चुनावों में आप किसे चुनेंगे? क्या किसी ऐसे को चुनेंगे जो अपने पूर्वज का चोला पहन के आएंगे, या किसान हितैषी होने का नाटक करेंगे? देखिए, हमारा जो ग्रामीण समाज है, आज भी आप भी बेटी पढ़ी लिखी हो, गांव में जैसे हमारी टोटल लिटरेसी रेट बताए हैं 76%,
वो लिटरेसी रेट इसलिए बताया जाओ है कि किसी ने नाम लिखना गया 5वीं का सर्टिफिकेट लिया वो भी उसमें जोड़ देते हैं। असली मायने में देखा तो 20-22% ही लिटरेसी रेट है हमारे देश का। असली मायने में जो ग्रेजुएट या मैट्रिक या +2 पास है वो मेरे ख्याल में तो 20-22% होंगे, 25 होंगे। और जिसको जो 5वीं पास 8वीं पास है जिसको नाम लिखना है साक्षरता में उसको भी जोड़ दें उसके हिसाब से 76%। और वो 22% में भी ग्रामीण अंचल में मुश्किल से 5-4% है और वो शहर की औसत ज्यादा है उसमें। तो गांव में क्या है, पढ़े लिखे तो है नहीं, किसान और मजदूर हैं बिल्कुल भोले बाड़े हैं, उनकी समझ इतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी जो बुद्धि है वो प्रखर और तीक्ष्ण नहीं होती, वो बिल्कुल मोटे मोटे हिसाब लगावे हैं। उनके आगे तो कोई झूठा सपना दिखा दे है उसके आगे भी बेचारे अपना विश्वास अपनी वोट दे दे हैं, कोई रो पड़े उसके आगे भी अपनी विश्वास और अपना मत दे दे हैं। तो अब हमारा यही है भाई हम समाज में जागृति अब और जोरों से फैलावांगे, लोगों को समझावांगे। अगर कोई रो करके कोई सपने दिखा करके कोई झूठ बोल करके अगर वोट लेवे है उसको वोट कतई नहीं देना। अब की बार पूरा आकलन पूरा मूल्यांकन करके वोट देनी है। जो अच्छे वादे करे, जिसने वादे पीछे सरकारों में ज्यादा से ज्यादा निभाए हैं उस पर विश्वास किया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी ने 70 वादे करे वादा एक भी पूरा नहीं करा उस पर विश्वास नहीं करांगे। किसी ने 70 वादे करे और पूरे 20 करे हम उस पर भी विश्वास कर लेंगे, कम से कम उसने 20 तो पूरे करे। हम इस तरह का मूल्यांकन करके आगे भविष्य में वोट करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी जो है वे जेल से रिहा हो चुके हैं और आपने बताया कि आप इनेलो में थे पहले, उससे टूट के आप जेजेपी में आ गए। तो जेजेपी से आप टूट चुके हैं तो क्या फिर इनेलो में वापसी करेंगे? नहीं, देखिए सारा भेद खुल गया है, सारा सिस्टम खुल गया है। अब किसान आंदोलन चल रहे हैं। किसान और जो मजदूर है वो आज बहुत संताप और पीड़ा में है। इससे बड़ा दुख शायद किसान पे पहले आया होगा तो मेरी देखत में तो सबसे बड़ा दुख आज की घड़ी में चल रहा है और ये दुख सारा का सारा इस दुख का जिम्मेवार मोदी सरकार है। तो इस घड़ी में हम ये भी देख रहे हैं किसानों के साथ इस दुख दर्द भरी घड़ी में हमारे साथ कौन है। चौटाला साहब और अभय सिंह दोनों वो भी राजनीति के हिसाब से ही अपने चल रहे हैं, तन मन धन से कोई किसानों का साथ नहीं दे पा रहे। किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने जो है अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। हाँ बिल्कुल दिया था, उनका इस्तीफा बिल्कुल मैं मानता हूँ। जिस दिन ये सिस्टम शुरू होया उस दिन इस्तीफा देता तो कुछ बात होती, बिल्कुल आखिरी में। और जब ये देख लिया दुष्यंत बिल्कुल बदनाम हो गया, दुष्यंत बिल्कुल खत्म हो गया, दुष्यंत का अब कोई भविष्य नहीं रहा, दुष्यंत को भविष्य में कोई गले नहीं लगाएगा, कोई वोट नहीं करेगा, दुष्यंत के पास आखिरी में कोई बचेगा नहीं। तो इसने अपनी राजनीतियां अभय सिंह ने सेकनी शुरू कर दी और वो ड्रामा करके थोड़ा सा लोगों में अब अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में लोग इनसे भी तंग आ चुके थे और मेरे ख्याल में इनसे भी अब दूर ही रहेंगे। बिल्कुल कोई नई पार्टी की तरफ लोगों का इरादा है जाने का। नई पार्टियां भी अब मैदान में बहुत, आम आदमी पार्टी आ रही बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस ने भी मनमोहन सरकार ने बहुत अच्छे काम करे, बहन जी जो मायावती हैं उन्होंने भी यूपी में बहुत बढ़िया काम करे थे, वो आज तो हरियाणा में वो भी अच्छे काम कर सके हैं। और कोई नई पार्टी आ जाए, अब ममता बहन जी रही जो सबसे बड़ा ताना बनने की कोशिश कर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके भी छक्के छुड़ा दिए ममता बहन जी ने। वो कद्दावर नेता अगर हरियाणा में आ जाए तो उस पर भी विचार किया जा सके। ऐसी बात नहीं है, भविष्य में कुछ भी हो सके। हाँ ये पक्का है, देखो इनेलो तो टूट फूट के कारण नीचे गिर गई थी और जेजेपी और बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं क्योंकि ये खून चूसने वाली पार्टी है। इनको लोग अपने मन से और दिमाग से और दिल से नकार चुके हैं। बिल्कुल आंदोलन को और तेज करने के लिए आप क्या करें? देखिए आंदोलन लंबा चल रहा है, 26 नवंबर 2020 से चला था अब तक चल रहा है। आंदोलन को कई बार बदनाम करने की कोशिश भी करी, जैसे लाल कलर पर झंडा लगाया वो बीजेपी के एजेंट थे। कई बारी आंदोलन में एक दो
थोड़ी सी नीच प्रवृत्ति की 2-3 महिलाएं भी भेजी, बीजेपी ने कोशिश करी बदनाम करने की, तो ऐसा भी वो नहीं कर पाए। कुछ बंदे वहाँ मादक पदार्थ लेके या शराब की पेटियां लेके भी भेजे बीजेपी ने, तो वो भी नहीं कर पाए। वो एक हथकंडा ये भी खेला भाई वहाँ भाई गांव के लोग विरोध करते हैं, लेकिन वो निकले बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के गुंडे निकले, तो वहां भी ये असफल होगी। शायद 1-2 हथकंडा और शायद बीजेपी का बचाव वो भी करके देखना चाहते हो भाई, 1-2 हथकंडा और कर लिया, शायद किसान आंदोलन आखिर में टूट ही जाए। लेकिन वो 1-2 हथकंडा और अपना लेंगे, किसान बिल्कुल नहीं टूटेगा। किसान को बिल्कुल समझ मारी है, जैसे अपना पूत बेच दिया इसी तरह जमीन बेच दी, और जमीन के ऊपर सारी जाटबाजे है। 2-4 बड़े पूंजीपति हैं, उन्होंने सारा भारत की जमीन अपनी जेब में रखनी है, और सारा कानून उनके लिए इस सरकार ने बनाया है। और तो लोग भी ये समझ चुके हैं, जमीन बेच दिया, अपना पूत बेच दिया, और पूत बेच दिया तो घर में रहेगा क्या? तो पूत के समान हमारी ये जमीन है। जो जब बीजेपी वाले भारत माता की जय बोलते हैं, उनके दिल में तो बल्कि झूठ होती है, वो मन नहीं लगता वो भारत माता की जय असलियत में बोलते होंगे। और हमारी तो ये कुदरती धरती माँ है, हम तो इसमें सुबह से शाम तक काम करते हैं, इसमें सुबह से शाम बीज डालते हैं, फसल उगाते हैं, फसल काटते हैं, यहीं से घास लाते हैं, पशुओं को चराते हैं, इसी जमीन पर हमारे बच्चे नंगे खेलते हैं, इसी जमीन को हम सुबह उठ के माँ के चरणों को और जमीन के चरणों को हम पूजते हैं, चूजते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये अगर किसी की माँ है जमीन, तो किसान और मजदूर की माँ है। ये इन तानाशाहियों और इन ढोंगियों की माँ नहीं है। ये तो राजनीति के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए इसको माँ बोलते हैं। हम इसको तहे दिल से माँ बोलते हैं। इनकी ये माँ नहीं है, ये तो षड्यंत्र के तहत इसको माँ बोलते हैं, और यह हमारी जन्मजात माँ है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने भी कहा है कि जो असली किसान है वो तो अपने खेतों में है, वहाँ काम कर रही है, यहाँ पे जो है उड़दंगबाजी करने वाले या शराब पीकर और जो है रोड़ा रप्ता करने वाले लोग बैठे हैं। आप क्या कहेंगे? ठीक एक बार ये जैसे लोग बैठे हैं, एक बार दिखाना ये। अब ये बैठे हैं, ये अभी खेत में ताके काम करके कोई घास ले आया है, कोई अपनी जो बाड़ी है नरमा जिसको बोला है उसमें तय खोदा पाड़ी जो जिसको नोड़ा बोला वो करके आया है, कोई स्प्रे कर रहा है। अब इनको भी अब ये इंटरव्यू अगर मोदी सरकार देखे, मोदी सरकार का कोई प्रवक्ता देखे, वो भी कह देगा भाई वो जो दिल्ली बैठे हैं वो नकली किसान हैं, और जो ये बीबी परगांव की चौपाल में बैठे हैं ये नशेड़ी बैठे हैं। उनको बोलने से लगता क्या है? उन्होंने तो कभी हमें आतंकवादी बता दिया, कभी खालिस्तानी बता दिया, कभी नशेड़ी बता दिया, कभी शरारती तत्व बता दिया। और ये अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, वो जो उसका नाम थोड़ा ध्यान से उतर गया, मैंने महिला ही थी वो प्रवक्ता, उन्होंने मवाली ही बता दिया। अब हमारे को तो इतने अलंकार देते ही हैं, हमारे मुंह से तो एक छोटी मोटी गाली निकल जाए, इनको ये देशद्रोह का केस बना दे हैं। अब हमें खालिस्तानी आतंकवादी बोला, शरारती तत्व बोला, नशेड़ी बोला, गांव के फालतू आदमी बोला, मवाली बोला। अब बताइए हम केस कहाँ दर्ज करवावा? फोर्स इनके पास है, हमें संविधान ने अधिकार तो दिया है, हम भी केस दर्ज करवा सका, लेकिन ये फोर्स जो है इन तानाशाही सरकारों की मानती है, हमारे कहने से ये एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। लेकिन एफआईआर तो इनके ऊपर बनती है। हमें बुरा भला सुबह से शाम तक जो गोदी मीडिया के चैनल हैं 2-4, वो सुबह से शाम तक किसानों को गालियां देते हैं, सुबह से शाम तक गालियां देते हैं। अब किस पे केस दर्ज कराएं? क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उनका तो यूँ काम हो रहा है, घर की बई काका लखनाड़ा, उनका थाना, उनकी एफआईआर फाइल और उनके पास फोर्स। अब हम कुछ करें ना करें तो हमारे ऊपर तो एफआईआर, और वो असलियत में हमें सुबह से शाम तक गालियां देते हैं किसान को, और उनके ऊपर कोई एफआई करने वाला नहीं है। इसका मतलब इसी संकेत से, ए मेरे हिंदुस्तान के भाइयों, ए मेरे हरियाणा वासियों, इसी बात से, इसी संकेत से समझ जाओ इस देश में कुछ काला होने वाला है। इस देश को जकड़ बंद किया जाएगा, इस देश के ऊपर एक तंत्र होगा, इस देश के ऊपर फांसीवादी ताकतें जब ये कायम हो जाएंगी पक्की तरह से, तब तुम आज थोड़ी बहुत जो नाम की स्वतंत्रता बची है शायद वो भी तुम्हारे पास ना बचे।
और गुलामी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है और आपको गर्त में डाल दिया जाएगा एक दिन। आज सम्मेलन का मौका है, आखिरी मौका है, कुछ समय बचा है। लोगों से हरियाणा भी आ लिया, पूरा हिंदुस्तान भी आ लिया, सारी जनता से मेरी हाथ जोड़ कर अपील है, प्रार्थना है, आज एक मत हो जाओ, आज इकट्ठे हो जाओ और इस सरकार के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ये एजिटेशन चल रहा है, इसमें शामिल हो जाओ और ये जो गलत नीतियां जो ले आई है सरकार 3 कानूनों के रूप में, इनको हटवाने के लिए एकजुट हो जाओ। हमारे साथ डॉक्टर दलबीर, आपने सुना इनको, और नेता कौन किसका सगा हुआ ये भी उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को हमने बड़ी उम्मीदों के साथ जो है जिताया था, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन को और तेजी करेंगे। कितना लंबा किसान आंदोलन चलेगा, क्योंकि ना तो किसान जो है पीछे हटने को, रुकने को तैयार है और ना ही सरकार झुकने को तैयार है। द खबर हरियाणा के साथ मैं सरिता सिंह, जय हिंद, राम राम।